हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं समता क्लास 11th में बच्चों आपका चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे हैं। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो एंडोस्पर्म होता है नारियल में, जो आप नारियल का पानी पीते हैं, वो ही उस नारियल का एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 है कि मैनी पल्सेस ऑफ डेली यूज बिलोंग टू वन ऑफ द फैमिलीज बिलो। 4 फैमिलीज के नाम दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है सोलेनेसी, फेबेसी, लिलिएसी और पोएसी। ये चारों फैमिलीज जो हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है ना। आंसर में आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। फेबेसी इज अ सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी। आप जब बड़ी क्लास में पहुंचेंगे, जब आप बड़ी ग्रेजुएशन लेवल में जाएंगे, तब आप क्लासिफिकेशन में बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तब आप जानेंगे कि जो ये पूरा फेनेरोगैम्स है, जो ये पूरा का पूरा वनस्पति जगत है, इसका एक बहुत बड़ा सा, बहुत क्लियर सा क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। इस वर्गीकरण में अलग अलग लक्षणों के आधार पे अलग अलग फैमिलीज और क्लास में इनको बांटा गया है। शुरुआत में जैसे मैंने आपको वर्गीकरण में बताया था कि लीनियस ने वर्गीकरण किया था, बाइनोमियल क्लासिफिकेशन आया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि लक्षणों पर और उनके आधार पे किस अलग अलग फैमिलीज में अलग अलग वनस्पतियों को रखा गया। तो बहुत डीप में नहीं जाएंगे, जब आपकी क्लास में आएगा तो आप अपने आप पढ़ेंगे। फेबेसी एक ऐसी सब फैमिली है जो लेग्यूमिनेसी फैमिली की सब फैमिली, विच वॉज अर्लियर कॉल्ड पेपिलियोनोइडी। क्या नाम था? इसको पहले पेपिलियोनोइडी कहते थे। और इस फैमिली के प्लांट्स जो होते हैं वो पल्सेस और एडिबल ऑयल्स के सोर्स होते हैं। पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन कंटेंट्स, जिसको हम क्या कहते हैं? फेबेसी। नॉर्मली हम लेग्यूमिनेसी, इसको लेग्यूमिनेसी की फेबेसी जो है वो क्या है? लेग्यूमिनेसी की सब फैमिली है। तो जब आपने छोटी क्लासेस में नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ा था, तो हम दलहन पौधों को सामान्य तौर पर लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स क्यों कहते हैं, आज आपको समझ में आया। लेग्यूमिनेसी फैमिली की सब फैमिली है फेबेसी, जिसमें दालें और नॉर्मल एडिबल ऑयल्स का वो सोर्स होती है। तो उत्तर आप सभी लिख लेंगे। फेबेसी इज रिलेटेड टू मैनी पल्सेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। द प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू द डेवलपिंग सीड नियर द। ऑप्शन नंबर ए है टेस्टा, बी है हाइलम, सी है माइक्रोपाइल और डी है चेलेजा। थिंकिंग प्रोसेस, यानी कि आपको अपना दिमाग लगा के सोचना है और उसमें आपको रिलेट करना है, उस क्वेश्चन का आंसर देना है। प्लेसेंटा इज अ स्पेशल टिश्यू, एक स्पेशल टाइप का ये टिश्यू होता है, ऊतक होता है, बाय विच ओव्यूल इज अटैच्ड टू द ओवरी। इट हैज अ स्पेशल काइंड ऑफ अरेंजमेंट इन द ओवरी विच इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। आप सभी देखते हैं कि जो प्लेसेंटा होता है उसके अंदर ही ओवरी का और स्पेशल अरेंजमेंट होता है, जिसे हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। और किस पार्ट से ये प्लेसेंटा अटैच होता है एक डेवलपिंग सीड में, वो आपको आंसर लिखना है टेस्टा, हाइलम, माइक्रोपाइल और चेलेजा में। ठीक है, तो ये हम आंसर देखते हैं इसका। ये आप पूरा डायग्राम भी देखेंगे, आपके लिए बहुत इजी होगा और क्लियर एकदम अच्छे से हो जाएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। द प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू द डेवलपिंग सीड नियर हाइलम। इस डायग्राम को अगर आप अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको इजीली चीजें समझ में आएंगी। डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एन एनाट्रोपस ओव्यूल शोइंग चेलेजा, हाइलम एंड माइक्रोपाइल।
चैलेजा क्या होता है? निभागीय सिरा, हाइलम और माइक्रोपाइल। जिस रास्ते से पॉलन ट्यूब एंटर करती है और एम्ब्रियो सैक के अंदर जा करके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। The placenta is attached to the developing seed near hilum। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, हाइलम के पास जाके प्लेसेंटा अटैच होती है। It is the scar located near the edge where seed breaks from stalk of funiculus। ये है फ्यूनिकल, ये है फ्यूनिकल connecting the seed with fruit wall and placenta। तो हाइलम ही सही है और जो दूसरे ऑप्शंस हैं वो हैं गलत। टेस्टा इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड, माइक्रोपाइल इज अ स्मॉल ओपनिंग इन सीड कोट थ्रू which water enters seed, and chalaza is a tissue where nucellus and integument are joined। Nutrients from the plant travel through vascular tissue in the funiculus and outer integuments through the chalaza into the nucellus। ये एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम है जिसमें नीचे की तरफ जो एंट्री पोर्शन है ये माइक्रोपाइल कहलाता है, हाइलम जो अटैचमेंट है वो कहलाता है, अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। पोषण देने के लिए ये इंटेग्यूमेंट्स होते हैं जो दो भागों में डिवाइडेड होते हैं, बाहरी अध्यावरण और अंतः अध्यावरण, है ना, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। वहां पे न्यूसिलस होता है और चैलेजा या निभागीय सिरा होता है। तो ये सभी बच्चों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। आपको मैंने पहले भी बोला है, कोई भी कंफ्यूजन होने पर आप चैट के माध्यम से या हैंडरेड के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द ब्लू डाई। कौन सा पौधा जो है जिससे ब्लू डाई एक्सट्रैक्ट की जाती है उसका आपको ऑप्शन पे टिक लगाना है। ट्राइफोलियम, इंडिगोफेरा, ल्यूपिन और केसिया, है ना। डाइज आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स एंड आर इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकली। थिंकिंग प्रोसेस में आपको सोचना है। आंसर है आपका इंडिगोफेरा। इंडिगोफेरा। आपने इंडिगो पाउडर के बारे में सुना होगा, नील के पौधे के बारे में सुना होगा जिसकी खेती अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुई थी। बहुत लंबे समय तक इसकी खेती करने पर क्या होता है, जमीन जो है वो बंजर होने लगती है और इससे क्या बनती है, डाई बनती है जो ब्लू कलर की होती है। नील के बारे में सभी बच्चे जानते हैं। सामान्य तौर पर नील जो होता है वो सफेद कपड़ों में चमक लाने के लिए आज के समय में यूज किया जाता है, लेकिन उससे भी एडवांस और सारी टेक्निक्स आ गई हैं। अब लोग पसंद नहीं करते नील लगे हुए कपड़ों को, क्योंकि उससे क्या होता है, व्हाइट कपड़े पर नीला शेड आ जाता है। इंडिगोफेरा टिंटोरिया उसका नाम है, आर द टू प्लांट्स और बिलोंगिंग टू द फैमिली फेबेसी। ये भी फैमिली फेबेसी से ही रिलेटेड है। दैट प्रोड्यूस ब्लू इंडिगो डाई, जो ब्लू कलर की इंडिगो डाई प्रोड्यूस करता है। द अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ट्राइफोलियम क्या है, इज यूज्ड एज फॉडर। फॉडर का मतलब मवेशियों के भोजन के तौर पर यूज होता है। ल्यूपिन इज एन ऑर्नामेंटल प्लांट। ल्यूपिन सजावट के लिए इस्तेमाल होता है। और कैसिया जो है वो क्या है, एक श्रब है, यूजुअली ग्रोन ऑन द रोड साइड एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट। ठीक है, तो आपका इंडिगोफेरा जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। ये वाला देखेंगे, एल्यूरोन लेयर कॉलम 2 में है न्यूट्रिशन। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल और सीड, एंडोस्पर्म और डबल फर्टिलाइजेशन। कोड्स के तौर पे दिया गया है ए, बी, सी और डी में 1, 2, 3, 4 कौन सा मैच हो रहा है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये। कि जो भी ऑप्शंस आपको कॉलम 1 और 2 में दिए गए हैं वो सही तरीके से सीक्वेंस में ही मैच कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट सीक्वेंस है और 2 कॉलम्स में दिया गया है। एल्यूरोन लेयर क्या होती है, सराउंड्स द टिश्यू ऑफ मोनोकॉट सीड।
यानी एक बीजपत्री जो बीज होता है उसको सराउंड करने वाली टिश्यू का नाम है एल्यूरोन लेयर एंड मार्फोलॉजिकली एंड बायोकेमिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीड, जो डिस्टिंक्ट से सीड से डिफरेंट होता है। इट इज अ प्रोटीनेशियस लेयर, वो प्रोटीन वाली लेयर होती है सराउंडिंग द एंडोस्पर्म एंड सेपरेटिंग एम्ब्रियो विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड हेल्प्स इन जर्मिनेशन, जो क्या करती है, जो पोषण देने का काम करती है। ये क्वेश्चंस आप नोट कर सकते हैं क्योंकि बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों में आप चाहें तो प्रश्न लिखें और सही आंसर लिख लें। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं। रूट्स ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन द सॉइल फॉर रेस्पिरेशन, जो जड़ें होती हैं वो हवा से ऑक्सीजन जो है क्या करती हैं, सॉइल के द्वारा रेस्पिरेशन के द्वारा अब्सॉर्ब करती हैं। इन द एब्सेंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि डेफिशिएंसी जब हो जाए ऑक्सीजन की, ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड और कंप्लीटली स्टॉप्ड, तो क्या होती है, एक पौधे की भी ग्रोथ जो होती है वो बंद हो जाती है या स्टॉप हो जाती है या कम हो जाती है। हाउ डू द प्लांट्स ग्रोइंग इन मार्श लैंड्स और स्वैम्प्स obtain their O2 required for root respiration? बहुत जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था मार्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तब मैंने आपको बताया था कि मार्शी एरियाज में, दलदली भूमि वाली जगह पे, डेल्टा वाली जगह पे, जहाँ पे आप सभी को पता है जड़ें जो है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती हैं हमारे सॉइल से, लेकिन अगर वहाँ पे सॉइल ऐसी है जहाँ पे सॉइल के अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी है, पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो जड़ें क्या करती हैं, कैसी होती हैं, कैसा बिहेवियर होता है उनका, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्योंकि शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो 2-3 लाइंस में भी आप उसका आंसर कर लेंगे। थिंकिंग प्रोसेस को आप आंसर में नहीं लिखेंगे, ये केवल आपके दिमाग की बत्ती जलाने के लिए है, हम रिलेट करेंगे, आंसर बाद में लिखेंगे। Every plant cell require O2 for cell respiration. हर पौधे को उसके कोशिकीय श्वसन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। The air present in between the soil particles, जो मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर जो अणु हैं, जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर जो हवा मौजूद है, वही हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन है वो पौधा यूज कर लेता है। By the roots, the plant growing in waterlogged conditions, यानी ऐसे एरियाज जहाँ पे पानी भरा हुआ होता है बहुत ज्यादा, जहाँ पे हवा बहुत कम होती है मृदा के अंदर, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ऑक्सीजन की कमी होती है या ऑक्सीजन का अभाव होता है, तो वहां पे क्या होता है, waterlogged conditions do not get O2, ऑक्सीजन नहीं मिलती from the soil, so they evolve some other mechanism to get it. पौधों में रूपांतरण के बारे में आपने पढ़ा है, तो जब उन्हें सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो पौधे क्या करते हैं, कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं ऑक्सीजन को पाने के लिए। वो क्या तरीका अपनाते हैं वो ही आपको आंसर में लिखना है। ये आप सभी बच्चे नोट करेंगे। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी पौधे की जड़ें, ये एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको नोट करना है। राइजोफोरा ग्रोइंग इन मार्शी स्वैम्प एरियाज, यानी दलदली भूमि में ये ग्रो करते हैं। बिकम नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब है कि जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जड़ें जो है वो भूमि में नीचे की तरफ ग्रो करती हैं। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब है कि जड़ अंदर की तरफ जा रही है मिट्टी के, और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब है कि जड़ जो है उल्टा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उल्टा ग्रो कर रही है। जैसे तना ऊपर की तरफ बढ़ रहा है किसी भी पेड़ का, वैसे ही जड़ें भी जमीन में अंदर की तरफ जाने के बजाय जड़ें भी जमीन से ऊपर की तरफ ग्रो करने लगी। दे ग्रो vertically upwards in air above the soil level and respire so called respiratory roots or pneumatophores. इन्हें हम क्या कहते हैं, pneumatophores.
फोर्स कहते हैं। मतलब मान लीजिए ये जमीन है तो जड़ें जो है ऐसे ऐसे ग्रो करने लगती हैं ऊपर की तरफ, है ना। ये दलदली भूमि है, पूरा भरा हुआ है पानी से, मार्शी एरिया है, तो जड़ें जो है वो कैसे करने लगती हैं, नीचे की तरफ ग्रो करने लगती हैं। न्यूमेटोफोर्स कहते हैं इन्हें हम। तो ये जो जड़ें हैं ये नीचे से ऊपर, जैसे प्लांट का तना ऊपर को ग्रो कर रहा है वैसे ही जड़ें भी जमीन से ऊपर की तरफ ग्रो करने लगी और ऑक्सीजन की अपनी कमी को वो पूरा करने लगी। तो ये क्या है, ये जड़ों में पाया जाने वाला एक प्रकार का रूपांतरण है। क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में आपने इसको पढ़ा है। आई थिंक आप सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Write floral formula for a flower which is bisexual, actinomorphic, sepals 5, twisted estivation, petals 5, velvet estivation, stamens 6, ovary tricarpellary, syncarpus ovary, superior trilocular with exile placentation। बहुत लंबा हो गया फ्लोरल फॉर्मूला, जिसको नहीं आता वो इसको नहीं कर पाएगा, है ना। आपको सिंबल्स दे दिए गए हैं ताकि आप इसको सही तरीके से बना सके। फ्लोरल फॉर्मूला क्या है, फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है, फ्लोरल फॉर्मूला होता है बाय विच वी कैन डिस्क्राइब द फ्लावर बाय यूजिंग सम सिंबल्स। कुछ सिंबल्स लगा करके एक फॉर्मूला बना दिया जाता है जिससे फ्लावर का पूरा कैरेक्टरिस्टिक सामने आ जाता है। सिंबल्स जो हैं डिस्क्राइब करते हैं ये कंडीशंस कैसे हैं। अगर बाइसेक्सुअल है मतलब एक ही फूल पर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद हैं तो क्या कहलाएगा, बाइसेक्सुअल। निशान क्या है, ये है फीमेल का निशान और ये है मेल का निशान, एक साथ ये क्या है, बाइसेक्सुअल का निशान है। एक्टिनोमार्फिक, एक्टिनोमार्फिक का मतलब क्या है कि किसी भी फ्लावर को इधर से भी कट किया जा सकता है, इधर से भी बराबर पोर्शन में कट हो जाएगा। सेपल्स की संख्या क्या है, 5, यानी कि बाहर जो बाह्य दल है वो संख्या में कितने हैं, 5 हैं। पेटल्स की संख्या भी कितनी है, 5, यानी यहाँ पे पेटल्स की संख्या, पंखुड़ियों की संख्या भी कितनी है, 5 है। स्टेमेंस जो है वो संख्या में 6 हैं। सिनकार्पस ओवरी है यानी कि फ्यूज्ड ओवरी है। गाइनीशियम जो है एक्टिनोमार्फिक है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, वेलवेट एस्टिवेशन है, ट्राइकार्पेलरी ओवरी जो है वो 3 है। तो अब इसको ट्राइलॉक्यूलर का मतलब क्या होता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन। इस तरीके से इसका डायग्राम है। फ्लोरल फॉर्मूला वुड बी क्या होगा, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमार्फिक, सेपल्स 5, पेटल्स 5, स्टेमेंस 6 और गाइनीशियम वाले पार्ट में 3 एंड फ्यूज्ड। क्या होगा, 3 और फ्यूज्ड। ये सभी बच्चे नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ओपुंशिया, मरुस्थलीय पौधे की बात हो रही। द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू अ फ्लैटेंड ग्रीन स्ट्रक्चर टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स। फोटोसिंथेसिस। Cite some other examples of modifications of plant parts for the purpose of photosynthesis. Thinking process. Photosynthesis क्या है, is performed by green parts of the plant. मुख्य रूप से पत्तियों में पाए जाने वाली प्रक्रिया है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। Think of plants, ऐसे पौधों के बारे में आपको सोचना है in which the function is performed by other plant part except leaf. It has to be green and contain chlorophyll pigment. आप सभी को पता है कि पत्तियों में सामान्य तौर पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, लेकिन पत्तियों के अलावा भी अगर किसी पौधे का जो तना होता है वो भी हरे रंग का है तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सकती है। तो हम अगर नागफनी के पौधे के बारे में बात करें जो कैसा होता है, इसकी पत्तियां कुछ इस तरीके की होती हैं, कुछ इस तरीके की पत्तियां होती हैं और उस पे क्या होते हैं, कांटे लगे हुए होते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो मांसल मोटी हैं वो पत्तियां हैं, लेकिन
एक्चुअल में वो पत्ती नहीं होती है, एक्चुअल में वो नागफनी का तना होता है और उसके ऊपर जो कांटे पाए जाते हैं वो एक्चुअल में पत्ती होती है। ये मॉडिफिकेशन, ये रूपांतरण उस पौधे में इसलिए पाया जाता है ताकि पौधे में जो पानी है उसका लॉस ना हो। ओपुंशिया क्या है? ओपुंशिया इज अ ज़ीरोफिटिक प्लांट, एक मरुस्थलीय पौधा है, इन विच लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, यानी ये जो कांटों के रूप में है, ये क्या है? लीव्स हैं। ये लीफ है टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को कम करने के लिए और पानी के लॉस को बचाने के लिए। दे डू नॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस एट ऑल, और पत्ती जो है ये ओपुंशिया में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को नहीं करती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ओपुंशिया में तने के द्वारा की जाती है। जो आपको दिखने में पत्ती जैसा शेप लग रहा है, एक्चुअल में वो उस पौधे का तना है। तो ये क्या है? ये पत्तियों के द्वारा पानी को बचाने के लिए किया गया एक रूपांतरण है। ये किसमें देखा जा रहा है? ये मरुस्थलीय पौधों पे सामान्य तौर से, या ओपुंशिया में देखा गया, जिसे हम सामान्य तौर पर नागफनी भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। So, function of photosynthesis is Opuntia plant is performed by stem which is thick, fleshy, जो मोटा होता है, मांसल होता है, and flattened structure containing chlorophyll and stores food. और इसे हम क्या कहते हैं? It is known as phyllocyde, हम इसको कहते हैं। Sometimes, कभी-कभी क्या होता है? The stem about 1 internode long modifies into a leaf-like structure to carry out photosynthesis. As in asparagus में भी ऐसा देखा गया है। They are present in axil of scale leaves, while true leaves are reduced to scales और spines. Asparagus में भी इस तरीके की स्थिति देखी गई है। Similarly, in some plants, ये assimilatory roots of Trepa में भी देखा गया है, जहाँ पे roots become assimilatory, as in case of Trepa and Tinospora. These roots grow outside the soil, develop chlorophyll in them and perform photosynthesis. Trepa और Tinospora का नाम याद कर लेंगे। इसमें क्या करती है? इसमें जड़ें फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती हैं। सामान्य तौर पे बच्चों आपको ये याद रखना है कि पौधों के अंदर अपनी जैविक प्रक्रियाओं को कंप्लीट करने के लिए क्या होता है? उनके अंदर रूपांतरण होता है। क्या होता है? वो अपने आप को समय के और परिस्थिति के अनुसार अनुकूलित कर लेती हैं और इसी अनुकूलन को एडॉप्टेशन कहते हैं और इस तरीके से किए जाने वाले रूपांतरण को हम मॉडिफिकेशन कहते हैं, जो बहुतायत में वनस्पति जगत में पाया जाता है। यहाँ पे आप देखिए, ट्रेपा के केस में फोटोसिंथेटिक रूट्स पाई जाती हैं, यानी प्रकाश संश्लेषी जड़ें पाई जाती हैं ऐसे केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन स्वैम्पी एरियाज लाइक द सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन वाले एरिया में प्लांट्स बेयर स्पेशल काइंड्स ऑफ रूट्स कॉल्ड, एक स्पेशल प्रकार की रूट्स पाई जाती हैं ऐसे सुंदरबन वाले दलदली एरिया में, उनको हम क्या कहते हैं, है ना? उसके बारे में अभी आपने एक और क्वेश्चन किया, थिंकिंग प्रोसेस में देखेंगे। देयर आर मेनी प्लांट्स दैट कैन ग्रो इन स्वैम्प एरियाज। स्वैम्प एरियाज मतलब ऐसे एरियाज जहाँ वाटर लॉक्ड एरियाज, जहाँ पे पानी भरा हुआ होता है, वहां पे क्या होता है? जैसे वाटर लिली है, सिप्रेस ट्रीज है, सुंदरबंस है, हेलोफिटिक मैंग्रोव फॉरेस्ट। क्या है वहां पे? हेलोफिटिक मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, जिसमें जड़ें कैसी होती हैं? आप डायग्राम में देखो, कुछ इस तरीके की, जमीन से बाहर की तरफ निकली हुई। न्यूमेटोफोर रूट्स इन्हें हम कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें? न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। आर द ऑर्गन्स मींट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। मृदा से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए ये न्यूमेटोफोर रूट्स होती हैं। सेल्स ऑफ रूट्स रिक्वायर O2 टू रेस्पायर, ऑक्सीजन की जरूरत होती है सेल्स को रेस्पायर करने के लिए।
इन स्वैम्पी एरियाज सोइल डज नॉट हैव एयर। जब ये जो स्वैम्पी एरियाज होते हैं उसमें मृदा में वायु होती ही नहीं है, तो जब वायु नहीं है तो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट नहीं है। उनके पास ऑक्सीजन भी प्रेजेंट नहीं होती, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, रूट्स कम आउट ऑफ द सॉइल, शोज नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। ये आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध बाहर की तरफ ग्रो करती है, एंड ब्रीथ आफ्टर कमिंग इन कांटेक्ट विद एयर। और जब वो हवा के संपर्क में जड़ें आ जाती हैं तब वो क्या करती हैं, श्वसन की प्रक्रिया करती हैं। ऐसा पाया जाता है राइजोफोरा में, जो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। Such roots are called pneumatophores as it is। यही शब्द आप याद करेंगे, pneumatophores कहते हैं उनको, रेस्पिरेटरी रूट्स, जो श्वसन करने वाली जड़ों के रूप में जानी जाती हैं। एग्जाम्पल में आपको राइजोफोरा याद रखना है, और ऐसे जड़ें जो जमीन से बाहर की तरफ निकल करके हवा के संपर्क में आकर के श्वसन की प्रक्रिया करती हैं, उन्हें हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको राइजोफोरा का नाम याद करना है, और आंसर आप अपने आप लिख सकेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अगर आपको समझ में आता है तो लिखना आपके लिए आसान होगा, और अगर बच्चे अपना मीडियम कोशिश करके चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके लिए ये अप्रिशिएटेबल है, आप अप्रिशिएट किए जाएंगे 11th क्लास में। अगर आप हिम्मत करते हैं धीरे धीरे चेंज करने की, तो जब आप अपने ग्रेजुएशन के लेवल में जाएंगे तो काफी सारे वर्डिंग्स जो हैं वो आपको इंग्लिश में आ रहे होंगे, तो क्या होगा, आपको आगे की पढ़ाई बहुत ज्यादा आसान लगने लगेगी। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे जो 11th में बायो ले चुके हैं, उनका जो टारगेट है, उनका ये टारगेट है कि उनको या तो मेडिकल फील्ड में जाना है, या उनको बीएससी एमएससी करनी होगी, या उनको प्रोफेसर बनना होगा, या उनको किसी पैरामेडिकल फील्ड में जाना होगा। मेरे समझाने का मतलब केवल इतना है कि आपको 12th के बाद मीडियम के रूप में हिंदी नहीं मिलेगा। आई थिंक सभी बच्चों को ये क्वेश्चंस और इसके आंसर समझ में आ रहे होंगे। जो मैं आपको आज समझाने की कोशिश कर रही थी बच्चों, वो ये कि आप स्क्रीन पे इंग्लिश में लिखा हुआ देख करके घबराएं नहीं, उसको समझने की कोशिश करें। सारा कुछ आपको हिंदी में समझाया जाता है। पॉइंट्स जो हैं, मेन वर्डिंग्स जो हैं, उनको आप नोट कर लें, उनको आप हाईलाइट कर लें, उनको आप 2-3 बार रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे, आपको इजीली समझ में आने लगेगा। उसके बाद आगे की पढ़ाई आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, है ना। ये जो चेंज किया जा रहा है धीरे धीरे, वो केवल इसी रीजन से किया जा रहा है ताकि आगे की पढ़ाई में आप पीछे ना हो। कम से कम किसी मीडियम की वजह से आप किसी भी कंपटीशन से वंचित ना रह जाएं, पीछे ना रह जाएं, इसलिए ऐसी कोशिश की जा रही है। तो इसमें आपके सहयोग के बिना ये काम नहीं हो सकता बच्चों। अगर आपको ही पढ़ना है, आप अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आई एम श्योर कि आप पढ़ पाएंगे और आपको इजीली समझ में आएगा। आज की क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। That's all for today. Have a nice day. Take care.